आज हम बात करेंगे पैरालिसिस पेशेंट के बारे में, जो कि वन साइडेड पैरालिसिस भी हो सकता है या पूरी दोनों तरफ भी हो सकता है या पूरी होल बॉडी आपका मतलब पैरालाइज हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि जब मरीज़ को पैरालिसिस होता है तो उसकी जो एक तरफ की बॉडी है, अगर वन साइड है तो एक तरफ की बॉडी काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, और अगर दोनों तरफ का है तो वो मतलब इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि वो बेड पर ही आ जाता है और किसी लायक नहीं बचता, और मतलब ये कि वो माजूर हो जाता है, दूसरों का मोहताज हो जाता है। तो हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन आज इसी टॉपिक को लेकर के मैं आपसे बात करूंगी और बताऊंगी कि अगर आपके जानने में या फिर आसपास किसी को ये परेशानी है तो ऐसे मरीज़ों के साथ किस तरह से काम करना होगा। पैरालिसिस जो है ना आजकल इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि अगर आप बाहर निकलेंगे ना कुछ आपको देखने को मिल ही जाएगा। हॉस्पिटल भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कई मरीज़ आपको पैरालिसिस के मिल जाएंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है आजकल? देखिए, स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है, लोग तरह तरह की बीमारियां लेकर के चल रहे हैं साथ में। पहले तो ऐसा नहीं होता था, इक्का दुक्का किसी को हो गया, लेकिन अब तो ज़्यादातर लोग स्ट्रेस भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखिए, आजकल देखने में ये आता है कि हर तीसरे आदमी को हाई बीपी और डायबिटीज़, हाई बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब चीज़ें जो हैं साथ में उसकी ज़िंदगी के चल रही हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब दिमाग की नसों में ये एक क्लॉट जा कर के जम जाता है और खून का थक्का बन जाता है, इस वजह से जो है आपकी बॉडी जो है ना काम करना बंद कर देती है। तो ये तो बात हुई कि जैसे अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या आपकी हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो इस वजह से जो है खून जो है जाकर के जम गया वहाँ पर और गाढ़ा हो जाता है खून डायबिटीज़ में, और वो जाकर के अगर जम जाता है तो अगर वक्ती तौर पर आपने जाकर के उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो फिर ये पैरालिसिस की शक्ल में सामने आता है। अगर आप देखें कि आपके मरीज़ में कोई चीज़ फ़र्क आ रही है, वो उसको बोलने में दिक्कत आ रही है, या उसका मुंह टेढ़ा हो गया, या उसके हाथ पैरों में कमज़ोरी आ रही है, और या उसको समझने में दिक्कत आ रही है, तो आपको फ़ौरन बहुत ही समझदारी के साथ अपने पेशेंट को लेकर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि अगर वक्त से पहले ही 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन है उसको अगर लगा दिया जाए तो वो क्लॉट जो है ना वो धीरे धीरे करके फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से अक्सर ऐसा होता नहीं है, काफ़ी देर हो जाती है, लोग पहले अपने नुस्खे अपनाते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा है वैसा है, और या फिर ये लगा लो वो लगा लो, तो वो सही होता नहीं है, और आखिरकार वो आपके 4 साढ़े 4 घंटे इम्पॉर्टेंट जो पीरियड होता है वो निकल जाता है, और फिर आपका मरीज़ इस लायक नहीं बचता कि उसके साथ नॉर्मली जो उसके बिहेवियर था उस तरह से किया जाए। अब मजबूरी जब आप लेकर के जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर भी क्या करेगा? डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करेगा, आपका इलाज करेगा। पहले तो अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो उसको नॉर्मल लाएगा, इसके अलावा अगर डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ को ठीक करेगा। अब क्या अब बात होती है, अब देखिए हार्ट पेशेंट में भी ये देखा गया है। हार्ट पेशेंट के लिए भी पैरालिसिस एक बहुत ही कॉमन ये कंडीशन पाई जाती है। अब होता क्या है, अब इसमें जब मरीज़ को ये पैरालिसिस हो जाता है तो उसमें डॉक्टर जो हैं एडवाइस करते हैं कि अपने पेशेंट के लिए आप बहुत ही मतलब कहते हैं समझदार से फिजियोथेरेपिस्ट और कोई मसाज करने वाला और एक नर्स, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि रोज़मर्रा की जो उसकी ज़िंदगी है और उसके साथ साथ ये लोग चलेंगे। क्योंकि ये अगर किसी को पैरालिसिस हो गया और आप चाहें कि 2 4 5 महीने में ये बिल्कुल नॉर्मल आ जाए आपका पेशेंट, तो ऐसा तो होता नहीं है। ये बहुत ही स्लो प्रोसीजर है और बहुत ही सब्र के साथ आपको अपने पेशेंट के साथ काम करना होता है। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब ये फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो आप ये नहीं है कि अरे गैरे आपने किसी को भी पकड़ लिया और उससे फिजियोथेरेपी कराने लगे। क्योंकि आजकल देखा ये गया है कि बहुत सारे जो फेक होते हैं, जैसे डॉक्टर्स घूम रहे हैं उसी तरह ये फिजियोथेरेपिस्ट भी घूम रहे हैं, झोला छाप, जो कि कुछ भी इधर मोड़ा उधर मोड़ा और केस को बिगाड़ ही देते हैं। तो इसलिए जब भी आप ये फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करें तो आप कोशिश ये करें कि किसी हॉस्पिटल से आप पहले
कांटेक्ट करें और वहाँ से अगर फिज़ियोथेरेपिस्ट आ सकता है तो उससे लें, या फिर अगर आपको कोई और एडवाइस करता है तो उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए कि हाँ इसके हाथ से इतने मरीज़ अच्छे हो गए या जो भी है, तो आपको अपने मरीज़ को तब उसको सौंपना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, पैरालिसिस एक ऐसा मर्ज़ है कि जब वक्त धीरे धीरे बीतता है, अगर आपने देर कर दी, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया, तो फिर क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपकी जो जैसे ये है, हर जॉइंट जो होती है, ये जॉइंट, तो वो अपनी जगह जाम हो जाती है। तो वो फिर ना, मतलब जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, जिधर चाहें हम अपने हाथ पैरों को हिला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। अगर ऐसे मुड़ गया तो फिर वो मुड़ा ही रहेगा। अब ये प्रोसेस ऐसा होता है फिज़ियोथेरेपी और मसाज का कि धीरे धीरे करके आपको अपने पेशेंट के साथ, सब्र के साथ उसका इलाज कराना पड़ेगा, तब जाके वो धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आता है। लेकिन जब अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ पड़ गया, जैसे कोई जिसको आता नहीं है, या किसी काम वाली को रख लिया जिसको कोई आइडिया नहीं है, तो वो कोशिश करेगी कि इसको हम सीधा करें, तो क्या होगा, यहाँ आपके यहाँ पर हर जॉइंट पे जहाँ वो सीधा करना चाहेगी वहाँ फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि अगर ऐसा है तो आप किसी एक्सपीरियंस जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हो या मसाज करने वाली हो या वाला हो, तो उसको आप हायर करें। और नर्स को आप इसलिए रख सकते हैं कि वो पेशेंट की साफ़ सफाई रखे, क्योंकि इसमें देखिए, अगर आप पेशेंट की साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, उसके बिस्तर को साफ़ नहीं रखेंगे, उसके बेड को साफ़ नहीं रखेंगे, उसकी चादर नहीं बदलेंगे, उसके कपड़े नहीं बदलेंगे, और मरीज़ बेचारा अगर बदकिस्मती से कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है, तो एक ही जगह पड़े पड़े उसका क्या होगा, धीरे धीरे करके रफनेस आएगी उसकी बैक में, और आने के बाद बेड सोर बन जाएगा, एक ज़ख़म होगा, और फिर उसके बाद वो, मैं समझती हूँ कि इतना ज़्यादा तकलीफ दे होता है कि मरीज़ जितना पैरालिसिस से परेशान नहीं होता, उससे परेशान हो जाएगा। तो आपको इस सब का ध्यान रखना है। और अगर पेशेंट जो है आपका पॉटी पेशाब नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आपको डायपर लगानी है, और अगर डायपर नहीं है तो कैथेटर वगैरह डाल लीजिए, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि पैरालिसिस किस फेज़ का है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब पैरालिसिस मतलब इतना ज़्यादा है कि आपके जो अंदरूनी हाथ पैरों के अलावा, मतलब जैसे आपका हाथ पैर काम करता है, वैसे आपकी बॉडी, आपकी आंतें, आपकी हर चीज़ काम करती है। तो अगर वो सभी पैरालाइज हो जाएगा, तो आप ही बता सकते हैं कि क्या होगा। तो ना तो आपको पॉटी ही आएगी और ना ही आपको यूरिन आएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको नर्स को रखना है, ताकि वो वक्त बे वक्त देखती रहे कि किस तरह से हमें अपने पेशेंट के साथ काम करना है। अगर उसको यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो कैथेटर लगाए उसे, ताकि वो कैथेटर से पेशाब करे। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट को पॉटी नहीं आती है, 20-20, 25-25 दिन नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी वर्क करती है, उसी तरह हमारी आंतें भी तो काम करती हैं। जब आंतें काम करेंगी, हम अपने मरीज़ को कुछ खिला रहे हैं, राइल्स ट्यूब डाली जाती है, राइल्स ट्यूब डाल करके हम अपने मरीज़ को कुछ भी खिलाते हैं, तो आखिर उसके पेट में ही तो जा रहा है। और प्रोसेस तो वही होगा सेम, जैसे नॉर्मल इंसान खाता पीता है, तो मुंह से तो आप जो पूरा मतलब एक प्रोसेस होता है, और फिर लास्ट में जो रफेज होता है वो स्टूल की शक्ल में बाहर निकलता है। लेकिन अगर पैरालिसिस बहुत ज़्यादा शदीद है और आपकी आंतें भी उसके चपेट में आ चुकी है, और वो वर्क ढंग से नहीं कर रही हैं, तो आपके पेशेंट के लिए एक और तकलीफ दे बात होगी। ना तो उसे भूख लगेगी, और हर वक्त उससे ऐसा महसूस होगा जैसे उससे वॉमिटिंग आ रही है, और उसके पेट में दर्द, और बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आएगी। कभी तो ये भी देखा गया है कि एनिमा देने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी हालत में देखिए, करना क्या पड़ता है कि हमें मैनुअली जो उसका रेक्टम है वहाँ पर ग्लव पहन करके, हमें जो मतलब इसमें जो पॉटी होती है ना, बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। अब वो रास्ता ही ब्लॉक कर देगी, तो जो पीछे से आ रही है, तो जाहिर सी बात है, अब इतनी ताकत है नहीं आपकी उसमें रेक्टम में कि वो बाहर पुश करे। तो उसमें फिर डॉक्टर को मैनुअली या नर्स को मैनुअली फिंगर से अपनी उसके रास्ते में फिंगर डाल करके उस जो हार्ड सी जो पॉटी है उसको हटाना पड़ता है।
ये एक बहुत ही मतलब ऐसा मतलब प्रोसीजर है पेशेंट के लिए भी और जो कर रहा है उसके लिए भी बहुत ही मतलब मुश्किल प्रोसीजर है। लेकिन देखिए कहा क्या जाता है कि अगर आप मुंह मुंह बनाएंगे किसी की तकलीफ़ में तो आप क्या होगा, ऊपर वाला भी तो देख रहा है। आज वो दिक्कत में है, कल हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसी हालत में जब आप उसकी जो पॉटी है उसको आप तोड़ेंगे और उसको बाहर निकालेंगे तो जो 20-22 दिन की जो पॉटी है वो एकदम से भड़ भड़ करके बाहर आएगी। आप यकीन मानिए पेशेंट उस टाइम इतना खुश होगा और आपको दिल से दुआ देगा कि आज मैं इतना परेशान हूँ। मेरे घर वाले तो भाग गए, ज़रा सी जब ये बदबू आई या ये सब हुआ भाग गया, लेकिन जो भी नर्स है या डॉक्टर है इसने मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। आज मैं आराम से मतलब सुकून से लेटा हुआ ये सारा काम हो गया। तो इसलिए एक तरफ से आपको ये भी सोचना है कि आपका प्रोफ़ेशन ही ऐसा है कि आपको हर तरह की चीज़ों की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर आप मुँह बनाएँगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हाँ, तो मैं बात ये कर रही थी कि उसमें तीसरा एक तो फिज़ियोथेरेपिस्ट रखेंगे, एक मसाज के लिए रखेंगे और एक रखेंगे आप नर्स, जो कि अपने आपके पेशेंट को देखेगी कि कब उसको क्या ज़रूरत है, उसको वक़्त बे-वक़्त करवट दिलवाएगी। अब अगर करवट नहीं दिलवाएगी, एक ही जगह रहेगी तो फिर बेड सोर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि जब ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको उनकी बॉडी जो होती है जैसे वैसे करके पड़े हुए हैं, तो जैसे बाँस होता है या आप ये कह लीजिए जैसे जैसे समझिए पेन है, तो अगर वो पेशेंट ऐसे करके पड़ा हुआ है और अगर आपने नहीं उसको करवट दिला रहे हैं तो धीरे-धीरे वहाँ पसीना आएगा, फिर और बहुत सी उसकी रफ़ हो जाएगी स्किन और धीरे-धीरे करके जो यहाँ पर उसको ज़ख्म होगा और ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो उसे क्या करना होता है, नर्स क्यों रखी जाती है? नर्स इसलिए रखी जाती है कि वो ये देखती रहे कि थोड़े-थोड़े देर पे आधा पौन घंटे पे अपने पेशेंट को एकदम से मतलब इस तरह से ये नहीं है कि मतलब आधी बॉडी को इधर कर दिया और उसके पैर सीधे हैं, ट्विस्ट हुआ तो फिर इससे फ्रैक्चर भी हो सकता है, उससे और दिक्कत आ जाएगी। तो बिल्कुल इस तरह से करना है कि पूरी उसकी बॉडी एकदम से ऐसे हो। मतलब ये नहीं है कि आधी कर दी और आधी फिर बाद में आप कर रहे हैं, क्योंकि उसका तो बेजान जिस्म है, तो वो तो अपने आप कर नहीं सकेगा। तो उसे ट्विस्ट नहीं करना है, पूरी कंप्लीट उसकी बॉडी को इस तरह से करना है। और फिर उसकी जो भी उसको है उसकी अगर आप नारियल तेल लगा दें तो बहुत ही बेहतर है। और इस रोज़ मतलब उसकी साफ़ सफाई करें, उसकी स्पॉन्जिंग करें और पाउडर डालें और मतलब इस तरह से करवट दिलवाते रहें, तो आपके मरीज़ को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। और ज़ाहिर सी बात है कि ये वक्त ऐसा होता है कि मरीज़ अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाता है। वो सोचता है कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, इससे अच्छा तो मैं ख़त्म ही हो गया होता, कि आज मुझे इतनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, मेरे घर वाले मुँह बना रहे हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको आगे बढ़ना है और ऊपर वाले का खौफ रखते हुए अपने पेशेंट के साथ काम करना है। देखिए पैरालिसिस जो होती है खाली यही नहीं है कि आपके दिमाग में खून का थक्का जम गया तो उस वजह से हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपके ये नेक में चोट लग गई, पीछे जो ये वर्टिब्रल कॉलम सर्वाइकल जो बोन्स है जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें चोट लग जाए या रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, तो इसकी वजह से भी आपको पैरालिसिस हो सकता है। खैर कंडीशन जो भी हो, लेकिन बात ये आती है कि हमें पैरालिसिस में करना क्या है। तो पैरालिसिस में जैसा कि मैंने आपको बताया फिज़ियोथेरेपी और ये मसाज और नर्स का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नेचुरल रिकवरी हो जाएगी। भाई देखिए कुदरत का कानून तो है ही ऐसा, अगर आपने उसका इलाज नहीं किया तो धीरे धीरे करके वो सही होगा, सही होने लगेगा। लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल गलत है। वो देखिए वो चीज़ अलग होती है कि आपकी कहीं चोट लग गई, आप नहीं गए दिखाने तो थोड़े दिन में अपने आप सही हो गई। आपको बुखार आया, आप नहीं गए दिखाने, आपने ये घरेलू चीज़ों से वो बुखार उतर गया, तो ये चीज़ अलग है। अगर आपने ये अगर किसी को पैरालिसिस है तो इसमें आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, इसके अंदर ताकत ही नहीं होगी। और तो जाहिर सी बात है कि जो कुदरत का मैकेनिज़्म है कैसे काम करेगा, कोई वो एक्सरसाइज तो करवाने नहीं लगेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने 3-4-5 महीने तक इस अपने पेशेंट की ढंग से फ़ौरन इलाज नहीं करवाया तो फिर क्या होगा, वो इतना ज़्यादा मतलब एक तरह से अकड़ जाएगा और बिल्कुल मतलब
कहते हैं ना कि जाम हो गए, जैसे मशीन होती है, अगर आपने यूज़ नहीं करी, बहुत दिन तक नहीं करी, तो क्या होगा, उसके हर पुर्जे में जंग आ जाएगा और फिर क्या होगा, वो काम नहीं करेगी, फिर वो क्या बनेगी, बिल्कुल कबाड़ खाने में फेंकने के लायक बन जाएगी। तो बिल्कुल यही है, अगर आपने वक्त पे काम नहीं किया तो आपका पेशेंट परमानेंटली माजूर हो सकता है और वो हमेशा के लिए बिस्तर पे आ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी के साथ ऐसी कंडीशन पेश आई है और उसका पेशेंट पैरालिसिस हो गया है, तो आप बहुत समझदारी से और हमदर्दी के साथ, ये नहीं है कि डांट रहे हैं, डपट रहे हैं और ये सब इस तरह से नहीं, क्योंकि इस वक्त आपका पेशेंट जो है ख़ुद ही इतना स्ट्रेस में होता है, उसे अपने आप को देख करके मतलब खुद ही इतना ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और ऊपर से आप उससे परेशान करें, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ की बात हो सकती है। अगर आपने अपने पेशेंट का वक्त पर इलाज नहीं करवाया और वो ऐसे ही पड़े रहे और पेशेंट ऐसे ही पड़ा है और आप इसी उसमें हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। होगा क्या कि आपके जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे करके, क्योंकि उसमें सर्कुलेशन होगा नहीं, वो सूख जाएगा और वो फिर इंसान किसी लायक नहीं बचेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं तो वहीं से ही एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू करवा लें और फिर घर ला करके अपने पेशेंट को करवाएं। तो इसमें जब आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है जब आए, तो ये देखना होगा कि वो मतलब फ्रेंडली हो, क्योंकि वो आजकल देखा ये गया है कि मतलब एक तरह से बस लोग निकल पड़े हैं कि बस किसी तरह कमाई करनी है और सामने वाले के दिल पे क्या गुजर रही है वो कुछ नहीं, बस आए डांटा डपटा और इधर उधर हाथ पैर मोड़ा और निकल लिए। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि वो इंसान या औरत या जो भी है कि किस तरह की है, वो हमदर्द दी के साथ ये काम करवा रही है कि नहीं करवा रही है, फ्रेंडली होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जिसको एक साइड का मतलब पैरालिसिस है, तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट को ये करना होगा कि उसको बहुत ही आराम से उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह करानी होगी और ये एक्सरसाइज ताकि उसके जॉइंट्स जो हैं जाम ना हो जाएं, मतलब एक जगह ही मतलब अकड़ ना जाएं। तो इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए उसको पेशेंट को जिस तरह से मूवमेंट्स करवाएगा, वह आगे पीछे ऊपर साइड में हर तरह से वो उसका, और ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर जहाँ पर पेशेंट नहीं मोड़ पा रहा या ऊपर उठा पा रहा, तो ये नहीं कि आप खींच खांची करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये लेने के देने पड़ जाएंगे और उससे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसलिए जैसे अगर आप शोल्डर जॉइंट का कर रहे हैं, जैसे ये शोल्डर है, तो आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले आप उस हाथ को ऐसे पकड़ के दूसरे उसको पकड़ के ऐसे करके आगे लाएंगे, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से कम 8-10 बार आप करवाएंगे धीरे धीरे, मतलब आप अपना हाथ नीचे रख करके करवाएंगे। इसी तरह फिर उसके बाद आप इस हाथ को ऐसे पकड़ के ऊपर ले जाएंगे, ऐसे करके। अब जैसा भी मतलब आप इस तरह से आप करेंगे, फिर उसके बाद फिर इसी तरह से 8-10 बार करेंगे। फिर उसके बाद अपने उस पेशेंट के हाथ को साइड में लाएंगे, इस तरह से, जैसे पीटी करता है ना इंसान, ऐसे करके, तो बिल्कुल उसी तरह से करेगा। फिर उसके बाद आप इस पे मतलब एक थोड़ा सा सहारा दे करके उसके शोल्डर को इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से घुमाएंगे। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है कि, क्योंकि ये आपको अच्छे से जानते हैं कि जो है मसल्स स्टिफ हो जाती है और वो अपना काम छोड़ देती है। तो ये आपकी हेल्प होगी जिससे कि वो दोबारा से सर्कुलेशन आएगा और वो वर्क करने लगेगी। अब इसी तरह जैसे शोल्डर का हो गया, तो अब इसी तरह आप ये जो एल्बो का जो जॉइंट है ना, ये शोल्डर का हो गया, ये एल्बो का हो गया, ये रिस्ट है। तो फिर अब एल्बो जॉइंट पे क्या करेंगे, ये देखिए एक टेक्निक ये होती है कि आप इस तरह से उसके हाथ को सहारा दे के उठाएंगे, इस तरह से, और इस तरह से करेंगे, जैसे सलाम किया जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह से 8-10 बार करें। इसके अलावा फिर उसके बाद जो है आप अपने जो इसका जो एल्बो जॉइंट है ना, उसको इस तरह से रोल करें, थोड़ा इधर से करें,
लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, याद रखना है, क्योंकि ये फ़ौरन नहीं होता है कि फ़ौरन आए और आपने 2 दिन में ये कर लिया। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसको करते करते सालों लग जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे अब रिस्ट है, अब ये 2 चीज़ हो गई, तो अब जैसे रिस्ट है, तो आप रिस्ट में क्या करेंगे, अब जैसे किसी का हाथ ऐसे हो गया है, अब वो खुल नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आप यहाँ पर सहारा दोगे इसे, और धीरे धीरे दूसरे हाथ से ऐसे करके आप इसे ऐसे करके खोलोगे, ठीक है। और फिर वो ऐसा हो जाएगा। फिर आप जितना खोल सके, ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कि आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक से ऐसे हो जाए, अगर ऐसा नहीं होगा फ़ौरन, तो आप जो है बस धीरे धीरे करके ऐसे करके खोलेंगे। फिर उसके बाद अब आती है, इस तरह से करेंगे, फिर इस तरह से थोड़ी सी एक्सरसाइज, इस तरह से आप थोड़ा इधर घुमाएंगे, यूँ करेंगे, यूँ करेंगे, यूँ करेंगे, मतलब इस तरह से अब बहुत ध्यान से करना है। फिर अब आती है जो फिंगर्स हैं, तो उसमें जैसे ये 3 जॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले वाले फिंगर को ये जो जॉइंट है इसे इस तरह से पकड़ेंगे और उसे इस तरह से थोड़ा सा बेंड करेंगे। फिर इसी तरह दूसरे को इस तरह करेंगे, फिर यूँ करेंगे, फिर इस तरह से यूँ, इसी तरह सबको इस तरह से धीरे धीरे आपको करना है, ये पांचों सब। फिर उसके बाद आप ये जब ये आ जाएगा, आपका थंब आ जाएगा, तो इसको भी इस तरह से, ठीक। अब आप क्या करेंगे, पेशेंट को इस तरह से मुट्ठी बंद करने को कहेंगे, तो वो तो कर नहीं पाएगा, तो आपको धीरे धीरे इस तरह से जितना वो कर सके आपको उसकी मुट्ठी बंद करवानी है। नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है, आपको इतना करवाना है। फिर उसके बाद इस तरह से फिर ये भी 8-10 बार, आपको 10 बार कम से कम करवाना है। फिर उसके बाद ये होगा कि जब ये सब हो जाएगा, तो आपको ये करना होगा कि आपका जो पेशेंट है उसके साथ जैसे एक तरह से पंजा लड़ाया जाता है ना, उसकी ताकत देखने के लिए, जैसे ये पैरालाइज है उसका हाथ, तो आप अपने हाथ से इस तरह से उसके उसमें फिक्स करेंगे और इस तरह से करेंगे। अगर वो मुड़ा हुआ है ना, तो उसका हाथ ऐसे करके, जैसे यूँ मुड़ा हुआ है, तो आपने ऐसे करके लगाया यूँ। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती आपने उसको बिल्कुल कर दिया तो वो फ्रैक्चर हो जाएगी, ऐसे नहीं। इस तरह से आपको धीरे धीरे जितना जाता है इस तरह से करें। फिर यूँ लाएँ, इस तरह से लाएँ, इस तरह से लाएँ। ये सारी जो एक्सरसाइज है बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको पैर के साथ भी करना है। जो हिप जॉइंट है, जैसे आपने शोल्डर जॉइंट किया था, वैसे ही हिप जॉइंट के साथ करना है। पैर को एकदम से ऊपर उठाना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर उठाना है, फिर साइड में ले जाना है। इसी तरह फिर उसके बाद आपके जो ये जो है घुटने जो हैं, फिर यहाँ पर भी आपको उसी तरह से करना है कि जैसे आप इन्हें ऐसे एल्बो जॉइंट का करा था ना इस तरह से, तो वैसे ही आपको ये जो आपके घुटने हैं उसको इस तरह से ये ऐसे करना है। फिर इसी तरह आपका जो पैर आ जाता है, तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे करना है जैसे रिस्ट पे किया था, बिल्कुल उसी तरह से आपको इधर 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 और प्रेशर देते हुए, बहुत ही लाइट प्रेशर देते हुए जो फिंगर्स हैं उसको इस तरह से ऊपर नीचे। ये टाइम गेनिंग है, ये नहीं है कि आप आए और फटाफट से आपने ये काम कर लिया। बहुत सब्र के साथ और सुकून से आपको इस तरह की एक्सरसाइजेस करवानी है। तो जैसे ही आप देखें कि आपके मरीज़ को पैरालिसिस हो गया है, तो आप जो है फ़ौरन ही इस फिज़ियोथेरेपी को और मसाज को शुरू कर दें, क्योंकि जितनी देरी करेंगे आपका ये जो मसल्स हैं वहीं स्टिफ हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो जाम हो जाएगा। और फिर आप कितनी भी कोशिश कर लिए, कुछ भी कर लें, फ़र्क आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा, और हमेशा के लिए कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी पेशेंट के अंदर आ जाएगी। अच्छा, जब पैरालिसिस होता है तो जाहिर सी बात है कि आप ये जो आपका लिप है वो भी एक तरफ लटक जाता है, फेस पूरा, आँखें ऐसी, और ये सब लटक जाता है। तो उसमें आप फेशियल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं पेशेंट के। और आप जो ये जैसे जो भी मसाज करने वाली या रखा गया है, तो वो कोई भी जैसे ऑयल है वो ले लेगा, जैतून का तेल या और सरसों का, या जो भी मतलब आपके पास है वो ले लें। और अब तो खैर बहुत से मतलब ऑयल अवेलेबल हैं, आप सर्च करके देखें, और उसके बाद जो भी इस लकवे के लिए तेल बनाया गया है, या कहीं से अगर आप मंगा सकते हैं तो मंगा लें, और उसको अपने हाथ पे इस तरह से लेकर और इस तरह से आपको ये जो मसल्स है ना उसको ऊपर ले जाना है। जो ये ड्रूप कर गया है ना, ये नीचे की तरफ इस तरह से,
उसको ले जाना है, जो आँखें हैं वो इधर आ गई हैं तो उसको ले जाना है। इस तरह से आपको अपना मतलब फेस का भी मसाज करना होगा। इसी तरह आप अपने हाथ पैरों का भी मसाज करेंगे। फिजियो तो आपके जॉइंट्स को और सबको ये एक्टिव करने के लिए काम करेगा, और ये मसाज जो है इसको ताकत देगी आपकी बोन्स को और मसल्स को और ये सब, तो उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। अब बात ये आती है कि पेशेंट के हाथ में जान तो है नहीं, और ज़ाहिर सी बात है कि उसका हाथ अगर इस तरह से हो गया है और आप उसे कहें कि इस हाथ को चलाओ, उंगलियों को चलाओ ऐसे कर करके, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसके जो वो वहीं पर ही अकड़ चुके हैं और जो मसल्स हैं, और वो इस तरह से नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी करता है, जिससे के ज़रिए इलेक्ट्रिक वो इस तरह से लगाई जाती है, और फिर उससे ना आपकी जो ये उंगलियां हैं ना उसको खोला और बंद किया जाता है। तो ये थेरेपी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, और मरीज़ जो है अपना हाथ इस थेरेपी की मदद से खोलने और बंद करने लगता है। अच्छा, ये जब आप एक्सरसाइज कराएं ना, तो आप याद रखिए कि पेशेंट को धीरे धीरे इस तरह से जब आप करेंगे तो आप उसको मुट्ठी अपने हाथ में लेकर के कहें कि आप मेरा हाथ तुम अपने हाथ से दबाओ, तो वो कोशिश करेगा। नहीं हो रहा है तो छोड़ दें, इतने पे रुक गया। तो आप इस तरह से पहले इतना तो ला रहा है, फिर धीरे से आप उसको कहिए थोड़ा आगे लाओ, फिर ऊपर ले जाओ, फिर आगे लाओ। इस तरह की आपको ये एक्सरसाइज भी जब उसमें थोड़ी सी ताकत आ जाएगी उंगलियों में, आपको करानी है। अच्छा, इसी तरह जो मसाज होगी ना पेशेंट की, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही मतलब सख्ती और रगड़ के साथ उसका मसाज नहीं करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से बस इस तरह से करना है कि बस आपके हाथ की गरमाई उसकी इसमें पहुँचे और हाथ पैरों में और उसके जिस्म में, और फिर उसके ज़बरदस्ती आप करेंगे कि किसी को सीधा करने के लिए आपने किया, तो फिर ये फ्रैक्चर हो सकता है और बजाय लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए जो भी आप हायर करें उसको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दें कि देखिए काम इस तरह से होगा, और आपको बहुत ही सुकून के साथ ये सब करवाना है। ये एक्सरसाइज और मसाज कराने के अलावा आपको अपने मरीज़ की मेंटल कंडीशन को भी देखना है। देखिए, याद रखिए कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप दुनिया जहाँ की उसको नेमत दे दें, और उसकी एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं, उसे खाना पीना अच्छा दे रहे हैं, सब करवा रहे हैं, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो खुश नहीं है, क्योंकि आप उसको वक्त नहीं दे रहे हैं, आपने दूसरों के हवाले कर दिया। देखिए, बहुत बीमार पेशेंट के लिए जो ना आपका प्यार और आपका साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप ले सकते हैं तो छुट्टी लेकर के कुछ दिन के लिए उसको थोड़ा सा उसकी सिंपैथी के लिए उसके साथ रहें, क्योंकि जो चीज़ घर वाला कर देता है ना, बाहर वाला हमदर्दी नहीं दे सकता। घर वाला आपसे प्यार भी करेगा, आपसे बात भी करेगा, आप कुछ कहेंगे तो उसे ध्यान से सुनेगा। तो आपको इस तरह से करना है, और अपने पेशेंट के लिए अच्छी सी डाइट प्लान, अगर वो नहीं खा पा रहा है तो फिर अपना जो डॉक्टर जो राइस ट्यूब डाल देगा उसके, और डलवाने के बाद आप उसमें हाईली प्रोटीनस डाइट, जैसे आप ये चिकन सूप है, वेजिटेबल सूप है, और ताकत वाली चीज़ें, ये नट्स हैं, सीड्स हैं, इसको खूब अच्छे से पीस पास के खूब अच्छे से बारीक करके छान के बिल्कुल पानी पानी आप उस ट्यूब के ज़रिए अपने पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट जूसेस हैं, फ्रेश फ्रूट जूस। ये नहीं है कि आप बाहर से ख़रीदा और आपने उसके अंदर उड़ेल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको उसके साथ थोड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि आपके पेशेंट को लगे एक चीज़, मतलब कहते हैं ना कि जब सामने वाला देखता है ना कि मेरे लिए लोग इतना कर रहे हैं, तो उसके अंदर खुद विल पावर जागती है, और वो सोचता है कि मैं जल्दी से खड़ा हो जाऊं कि आज मेरी वजह से ये लोग इतना परेशान हैं। तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि आपके पेशेंट की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, और किसी और तरह की टेंशन, जैसे कि कोई बात है और आपने उसी के सामने डिस्कस करना शुरू कर दिया। देखिए, आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ये अटैक ऐसा होता है कि दोबारा भी आ जाता है। आपको लगेगा हमारा पेशेंट सही हो रहा है, लेकिन आपने फिर से किया तो वो दोबारा से आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। खाने पीने का आपको खूब अच्छे से ध्यान रखना है, उससे बातें करना है। बेशक आपके नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, आप दोबारा से पूछिए, तो उसमें मरीज़ भी नहीं चिल्लाएगा कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो वो
वो कोशिश करेगा आपको अपनी बात बताने की, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना करें आपके उसे तन्हा छोड़ दें और जो है वो अकेला सोच रहा है, रो रहा है और परेशान हो रहा है कि आज मैं इस जगह पे पहुंच गया कि मेरे पास कोई भी नहीं है, तो इससे अच्छा मैं क्यों हूँ उस दुनिया में, मुझे ऊपर वाला उठा ही ले। तो ये नौबत ना आए, तो इसके लिए आप जो है अपने पेशेंट के साथ हमदर्दी ज़रूर रखिए। अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उसको बच्चों को आसपास छोड़िए ताकि वो उसके अंदर अपना दर्द भूल जाए और बच्चों को देखे। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको ध्यान रखना है। और हमेशा एक बात मेरी याद रखिए कि आपकी करी हुई मेहनत पेशेंट के साथ या किसी चीज़ के साथ ऊपर वाला जो है ना देख रहा होता है, आपको उसका अजर ज़रूर मिलता है। तो इसलिए आप जो हैं, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मरीज़ है तो प्लीज़ आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, उससे हमदर्दी रखें, उसके साथ सामने बैठ के खाएं उसके, और ताकि उसे लगे कि मैं तो अकेला खा पी रहा हूँ। अगर आप खाना खा रहे हैं तो डाइनिंग टेबल पे ले आएँ। और ख़ाली यही नहीं है कि ये सब करें, कभी कभी आप उसे पकड़ा करके नहीं चल पा रहा है तो दोनों साइड से पकड़ा लें। पकड़ाने के बाद आप जो है उसे बालकनी में ले आएँ, या फिर जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं आप वहाँ ला करके बैठा दें। कोई आपके यहाँ गेस्ट आया है तो आप उसे सहारे से ला करके बैठा सकते हैं, उसको पकड़ के बैठ सकते हैं, ताकि उससे लगे ना कि मतलब कि मेरी दुनिया सेम ही है, ये नहीं है कि मैं बिल्कुल अंधेरे कमरे में चुपचाप पड़ा हूँ, कोई मुझसे मतलब नहीं रख रहा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि किसी और की हेल्प हो सके। और मैं आपसे यही कहूँगी कि इसी तरह के अच्छे और फ़ायदेमंद वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ।